बहुमत के आंकड़े के पास नहीं है। एनडीए जरूर बहुमत का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े के पास नहीं है। जिस तरीके की बातें की जा रही थी कि 370 बीजेपी हासिल करेगी, एनडीए जो है वो 400 पार का आंकड़ा हासिल कर लेगा, क्या कुछ कमी रह गई बीजेपी की ओर से? ये तो अब निश्चित तौर पर मैं 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर सामने आई है, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। इलेक्शन को लेकर के ये बड़ी रिजल्ट ब्रेकिंग जो है इस वक्त की सामने आई है। आपको बता दें कि झालावाड़ 12 सीट पर बीजेपी की जीत हो गई है, तो 4 सीटें बीजेपी ने लॉक कर ली है और झालावाड़ 12 की सीट पर बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने चुनाव जीता है। लगातार वे कहते हुए आ रहे थे कि हम बड़ी जीत से यहां पर हासिल करेंगे और झालावाड़ 12 सीट पर बीजेपी ने यह बड़ी जीत हासिल कर ली है। तो आपको बता दें कि 4 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने यहां से चुनाव जीता है और एक बड़े अंतर के साथ चुनाव जीता है। तो 4 सीटें बीजेपी राजस्थान में लॉक कर चुकी है। लगातार 14 और 11 का आंकड़े की अगर बात की जाए तो इसमें 4 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, 10 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस 11 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने यहां पर चुनाव जीत लिया है, बड़े अंतर के साथ उन्होंने चुनाव जीता है और झालावाड़ 12 सीट भी बीजेपी की झोली में गिर चुकी है। तो ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने यहां से चुनाव जीत लिया है और ये बड़े अपडेट्स इस वक्त के सामने आए। झालावाड़ 12 सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं, एक बड़े अंतर से यहां पर चुनाव जीते हैं और लगातार चुनाव जो है वो काफी रोचक हो चला है। बीजेपी के दुष्यंत सिंह ने यहां से चुनाव जीता है। तो झालावाड़ 12 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। आपको बता दें कि लगातार एक बड़े अंतर का दावा करते हुए साफ तौर पर यहां से दुष्यंत सिंह नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं वो दावा जो है वो परिणाम में आता हुआ नजर आया है। बड़े अंतर के साथ बीजेपी ने यह सीट जीत ली है। आपको बता दें कि झालावाड़ 12 सीट के साथ जयपुर शहर की सीट बीजेपी जीत चुकी है, अजमेर की सीट बीजेपी जीत चुकी है, वहीं राजसमंद की सीट बीजेपी जीत चुकी है। तो इन चारों जगहों पर बीजेपी ने अपना झंडा फहराया है। और अगर बात की जाए झालावाड़ 12 सीट की तो यहां पर बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। वहीं अगर राजसमंद और दूसरी सीटों की बात की जाए, जयपुर शहर की सीट की बात की जाए, तो यहां पर भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। तो ये आंकड़ा जो लगातार पास में चल रहा है 14 और 11 सीटों का, इसमें से 4 सीटें जो है वो बीजेपी ने लॉक कर ली है। अब लगातार 14 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। 14 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी लॉक कर चुकी है, 10 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की तो 11 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। झालावाड़ 12 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार 20 राउंड के बाद बीजेपी लगातार आगे चल रही है करीब 3500 वोटों के साथ। जयपुर ग्रामीण में भी बीजेपी आगे चल रही है। 19वें राउंड तक अनिल चोपड़ा कांग्रेस के नेता यहां से आगे चल रहे थे और झालावाड़ 12 सीट पर भी बीजेपी की जीत। इसी बीच एक और बड़ी रिजल्ट ब्रेकिंग जो है वो सामने आई है और आपको बता दें कि दुष्यंत सिंह झालावाड़ से बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं। एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने यहां से चुनाव जीता है। आपको बता दें कि लगातार यहां पर मुकाबला देखने को मिल रहा था, बीजेपी लगातार यहां पर बढ़त बनाए हुए थी और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 से बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं। तो इस वक्त के ये बड़े अपडेट सामने आए हैं। 4 सीटों का रुझान जो है वो साफ तौर पर क्लियर हो चुका है। 4 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है। इसी में झालावाड़ 12 की सीट पर दुष्यंत सिंह ने चुनाव जीत लिया है, वो यहां से चुनाव जीत चुके हैं और आपको बता दें कि एक अच्छे खासे अंतर के साथ वे यहां पर चुनाव जीते हैं और लगातार आंकड़ा जो है हम आप तक सामने रख रहे हैं और सबसे तेज नतीजे आप इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में झालावाड़ 12 की ये सीट जो है ये दुष्यंत सिंह जो है ये जीत चुके हैं। एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने यहां पर सीटें जीत ली है और लगातार इस सीट पर बड़े नेता प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। और इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने आए हैं कि 4 सीटें जो हैं बीजेपी ने लॉक कर ली है और इन चारों सीटों में झालावाड़ 12 की भी एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी के नेता दुष्यंत सिंह ने यह सीट लॉक की है। वही बिलवाड़ा से एक और बड़ी खबर सामने आई है। बिलवाड़ा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, इलेक्शन ब्रेकिंग जो है वो सामने आई है। रिजल्ट ब्रेकिंग में बिलवाड़ा सीट पर बीजेपी की जीत जो है वो तय मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि तमाम सीटों का आंकड़ा जो है लगातार सामने आ रहा है। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की जीत यहां से तय मानी जा रही है। तो लगातार 4 सीटों का आंकड़ा आपके सामने रख दिया। 4 सीटें बीजेपी ने लॉक कर ली है और यह 5वीं सीट है जहां पर
भिलवाड़ा में भी 2.5 लाख वोट से बीजेपी के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल जो है वो आगे चल रहे हैं और यहां से भी उनकी जीत तय मानी जा रही है। करीब 2.5 लाख वोट से वे आगे चल रहे हैं और लगातार जीत का आंकड़ा जो है वो बीजेपी के लिए बढ़ते जा रहा है। 4 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है और ये 5वीं सीट भिलवाड़ा की जो है यहां से भी बीजेपी प्रत्याशी जो है वो 2 लाख वोट से आगे चल रहे हैं। दामोदर अग्रवाल जो है 2 लाख वोट से यहां पर आगे चल रहे हैं और यहां पर भी बड़ी जीत बीजेपी के लिए साफ तौर पर देखी जा सकती है। करीब 2.5 लाख वोट से बीजेपी यहां पर आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल जो है यहां से बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल यहां से 2.5 लाख वोट से आगे चल रहे हैं और यहां पर भी बीजेपी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। तो ये तमाम सीटों के आंकड़े जो है ये लगातार सामने आ रहे हैं। 4 सीटें बीजेपी लॉक कर चुकी है। भिलवाड़ा की सीट जो है वो भी साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि कुछ ही समय में बीजेपी लॉक कर लेगी, क्योंकि 2.5 लाख वोट के अंतर से दामोदर अग्रवाल जो है यहां से आगे चल रहे हैं। अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 5 सीटें बीजेपी लॉक कर चुकी है। कांग्रेस अभी भी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन कहीं से भी कांग्रेस की जीत की खबर फिलहाल सामने नहीं आई है। आप बात करें बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की तो वो भी यहां से जीत चुके हैं और लगातार तमाम बड़े नेता जो हैं वो चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। महिमा कुमारी की बात की जाए तो वो भी चुनाव जीत चुकी हैं और ये तमाम आंकड़े जो है लगातार आपके सामने आ रहे हैं। महिमा कुमारी जो है वो 2 लाख वोटों से जीती हैं और इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग जो है वो सामने आ रही है। आपको बता दें दौसा से ये इलेक्शन ब्रेकिंग रिजल्ट ब्रेकिंग जो है वो सामने आई है। आपको बता दें राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी खुल गया है। तो लगातार बीजेपी 4 सीटों पर जीत चुकी है और दौसा में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने जीत हासिल की है। तो कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। कांग्रेस का खाता भी राजस्थान में खुला है और आप जो आंकड़ा देख रहे हैं उसमें से 14 का आंकड़ा आप देख रहे हैं। 14 में से 4 बीजेपी ने फ्रीज कर ली है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 10 सीटों पर अब कांग्रेस का मुकाबला है। एक दौसा की सीट जो है वहां से कांग्रेस जीत चुकी है। राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुल चुका है। आपको बता दें कि दौसा सीट से कांग्रेस विजय बनी है। राजस्थान में कांग्रेस का खाता खुलते हुए नजर आया है। लगातार जिस तरीके का आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा था तो दौसा सीट से कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा जो है उन्होंने चुनाव जीत लिया है। दौसा से ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो 4 सीटों से बीजेपी जीत चुकी है। वहीं भिलवाड़ा सीट की बात की जाए तो वहां पर 2.5 लाख वोटों की बढ़त के साथ बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं दौसा में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा ने चुनाव जीता है। और लगातार सीएल यादव और मनीष पारिक जो है वो हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों ही माननीय पार्टी के नेता माने जाते हैं। मैं सीएल यादव जी के पास जाना चाहूंगा। सीएल यादव जी 5 सीटें जो है वो बीजेपी जीत चुकी है। वहीं दौसा की अगर बात की जाए तो दौसा में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सीट जीती है। किस तरीके से आप आने वाले समय में इन रुझानों को देख रहे हैं? रुझान धीरे धीरे रिजल्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जैसे जैसे कन्वर्ट होंगे वैसे वैसे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के पक्ष में ये मेजॉरिटी सीटें राजस्थान में आने वाली है। दूसरा मनीष जी कह रहे थे कि नैरेटिव 10 साल से जो पार्टी नैरेटिव बनाती आ रही थी वो आज डिफेंसिव मूड में है, क्योंकि भाजपा के पास एनडीए के पास न बेरोजगारी का कोई जवाब है, न महंगाई का कोई जवाब है, न जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत हो रही है उसका न कोई जवाब है। जिस प्रकार इन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता करके अग्निवीर योजना लेकर के आए उसका कोई जवाब नहीं है। जिस प्रकार इन्होंने देश के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया उसका कोई जवाब नहीं है। जिस प्रकार ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब महिला सम्मान की बात आते हैं तो कर्नाटक में जाकर के एक बलात्कारी के साथ सभा करते बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो विदेश भाग जाता है। लेकिन मोदी जी को पता भी नहीं चलता कि हमारा कोई सांसद विदेश भाग गया जिसके साथ हमारा अलायंस है। इसका यहाँ का देश का जो विदेश मंत्री है वो ऐसी बातें करता है कि उनकी समझ के ऊपर हंसी आती है इस देश के जागरूक लोग। जी सीएल यादव जी, मनीष जी आपके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? लगातार तमाम मुद्दों को सीएल जी जो है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी, इस पूरी बातचीत पर आपका क्या रुख है? ये पूरे देश के जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे वो इकट्ठे हुए। अब ये दल है, ये कौन सा दलदल है? इन लोगों ने जो अलायंस बनाया उसमें सब विचारधारा के आमने सामने चुनाव लड़े हुए लोग थे, लेकिन वो केवल मोदी जी को हराना चाहिए इसलिए आ गए। तो इसका कारण ही ये है कि वो डरे हुए लोग हैं जिन्होंने अलायंस बनाया, उन्होंने जातिवाद का जहर फैलाया और उसके बाद में जो नैरेटिव मैं बार बार कह रहा हूं
कि संविधान को संकट हो जाएगा, अब तो चुनाव ही नहीं होंगे, SC ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये गांव-गांव में इन्होंने नीचे तक भ्रमित करने की कोशिश करी। उसको टाइम पर जवाब देने की बात थी। जो फेजेस में चुनाव था, सभी नेता चुनाव में व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं, लगातार निरंतर मेहनत करते हैं। जो शुरू के 2 फेजेस के चुनाव है आप देखेंगे, उसमें वो नैरेटिव काम किया। बाद में तो लोगों को ध्यान आ ही गया और उसके बाद लोगों को पता चला कि इस तरह की बात नहीं होगी। उसका प्रॉपर्ली जवाब भारतीय जनता पार्टी द्वारा या मोदी जी द्वारा दिया गया था और उसके कारण वो ठीक हुआ। लेकिन मैं समझता हूं कि जो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका थी कांग्रेस पार्टी की और अन्य दलों की, उन्होंने वो भूमिका निर्वहन नहीं की। कोई मुद्दे नहीं उठाए, कभी न्याय यात्रा के नाम पर लोगों को भ्रमित किया, कभी किस नाम पर भ्रमित किया, जबकि देश से जुड़े हुए विषय जो थे उसके मामले में असली विपक्ष की भूमिका वो नहीं निभा पाए। और उसी का कारण आज ये कुंठा निकल कर आई है कि हम जो जातिवाद के नाम पर चुनाव कर रहे हैं, हम केवल इस नाम पर चुनाव कर रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार। एक बार भी आपने देखा पूरी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप हमने लगाए कांग्रेस पार्टी पे। उस समय महंगाई की दर सर्वाधिक थी, मुद्रास्फीति की दर 11% तक पहुंच गई थी, 11.4। मनमोहन सिंह जी के जमाने में वो इस समय 5% से ऊपर नहीं गई। तो महंगाई की बात कैसे हुई? रुपया डिवैल्यूड हुआ था उस समय 11.4 तक मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, उनके समय पर मुद्रास्फीति की दर थी। लेकिन आज तो 5.4 ही है। तो 7%, 6% का फर्क महंगाई में पड़ा है। उसके बावजूद कहीं कोई किल्लत नहीं। और फिर गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था करके इस महंगाई को निश्चित तौर पर नलिफाइड करने की कोशिश हुई कि आपको 25 किलो अनाज अगर एक परिवार में मिल जाता है तो महंगाई का असर नहीं होगा। 1 किलो दाल मिल जाती है तो वो अगर उसके खुदरा सूचकांकों में किन्हीं कारणों से कुछ होता है तो उसको नलिफाइड करने की कोशिश की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फ्लाइट्स हैं वो सस्ती हुई, जो मोबाइल का डेटा है वो सस्ता हुआ, जो आम उपभोग की चीजें हैं उनमें कोई वृद्धि दर्ज नहीं हुई। तो महंगाई किस बात की? इसी बात पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा रिपीट हुई। और तीसरी बात मैंने कहा भ्रष्टाचार के बारे में, जिस केंद्र सरकार ने 7 मंत्री जेल में रहे, उस केंद्र सरकार के लोग अगर एक बार भी आरोप नहीं लगा पाए, एक बार भी कोई बात नहीं उठाई कि ये बात यहां पर हुआ नहीं भ्रष्टाचार, मोदी जी की साफ सुथरी सरकार पूरी दुनिया ने माना, इसके लिए मुझे समझता हूं कि उन्हीं उपयोगिताओं के आधार पर, उन्हीं दावों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मैदान में उतरे। माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में दुनिया में भारत का नाम हुआ। आज पाकिस्तान आइसोलेटेड हुआ, चाइना आइसोलेटेड हुआ, अमेरिका ने और रूस ने, दोनों ने संवेद स्वरों में भारत के वर्चस्व को स्वीकार किया। यह हमारी विदेशी कूटनीति की जीत रही। तो मैं कहता हूं ये आत्मनिर्भर और सुदृढ़ भारत बनाने की ओर जो निरंतर कदम मोदी जी के उठे उसको पूरे देश ने समर्थन दिया है। मनीष जी, अगर विदेश नीति की बात की जाए तो लगातार आपके तर्क जो है वो मिलते हुए भी नजर आते हैं। तमाम चीजें जो है, विदेश नीति की बात करें तो भारत एक पावर के रूप में विदेश में उभरा है। लेकिन जिस तरीके से आप महंगाई की बात को लेकर के लगातार सामने आ रहे थे, कांग्रेस का एक मुद्दा लगातार इस चुनाव में जो था वो महंगाई और बेरोजगारी ही था। इस पर सीएल जी हमारे साथ हैं। सीएल यादव जी, इस तमाम मुद्दे को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? क्योंकि महंगाई का मुद्दा था वो लगातार कांग्रेस लेकर के सामने आ रही थी। वहीं मनीष जी अगर की बात करें तो मनीष जी ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। आयुष जी, मेरा बीजेपी से सवाल है, अजीत पवार से क्या रिश्ता है आपका? शुभेंदु अधिकारी बंगाल के जो एमपी है उनसे आपका क्या रिश्ता है? आपका आसाम का मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा जी, उससे आपका क्या रिश्ता है? क्या आपने उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाए? आपके यहाँ आते ही वो भाजपा की वॉशिंग मशीन और मोदी जी के वॉशिंग पाउडर में नहाते ही वो साफ हो गए। महाराष्ट्र के सीएम ने बोला था अजीत पवार दादा चक्की पीसिंग, और भाजपा में आते ही वो क्लीन हो गए, बिल्कुल स्पार्क साफ हो गए। क्या रिश्ता है बताए? भाजपा बताए कि भाई आपकी जीडीपी ग्रोथ क्या है? हमारे मनमोहन सिंह जी के 2004 से 14 में जीडीपी 3 गुना की करीब ग्रोथ हुई थी। आपकी ग्रोथ क्या है? महंगाई के आप आंकड़े ला रहे हो तो इतनी है हेरा फेरी के बाद में महंगाई के आंकड़े आप छुपा रहे हो और आप कह रहे हो कि साहब हमने विकास किया, सबका साथ दिया, सबका विकास किया, लेकिन 80 करोड़ को हमने गरीब बना दिया, उसको 5 किलो अनाज खरीदने के लायक नहीं छोड़ा। हमने 57 रुपए का डीजल को 100 रुपए पहुंचा दिया, 71 रुपए के पेट्रोल को 110 रुपए 115 रुपए पहुंचा दिया, 400 रुपए के गैस सिलेंडर को हमने 1100 1200 1300 रुपए तक पहुंचा दिया। और वो उज्ज्वला के जो सिलेंडर है ना, वो लकड़ियों का गट्ठा रखने के काम आ रहे हैं गाँव में।
मनीष जी, जिस तरीके से लगातार ये सवाल जो है मनीष जी, ये विपक्ष लगातार उठाते हुए आया है। गैस सिलेंडर की बात करें तो गैस सिलेंडर 1100 हो चुका है। पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। जबकि इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो वहां पर पेट्रोल के दाम काफी कम नजर आ रहे हैं। रूस से हम सस्ता तेल खरीद रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है विपक्ष लगातार सामने रखता हुआ आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की सीटें इस वक्त कम नजर आ रही है, ये बड़े मुद्दे हैं मनीष जी। कमजोर मत समझना, मैं 7 पुस्तकों का हिसाब दूंगा। अरे भाई 10 साल से क्या उपले थाप रहे थे क्या आप? नहीं आयुष, बात ये है सीएल जी, मनीष जी को अपनी बात रखने दीजिए। मैंने आपकी बात सुनी। छत मिले, हर परिवार को छत मिले। जी जी, आप रखिए, अपनी बात रखिए। हर परिवार को छत मिले, हर परिवार को छत मिले, हर घर को नल से जल मिले। ये जो मूलभूत आवश्यकताएं आज़ादी के इतने सालों बाद भी कांग्रेस पार्टी की पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरा नहीं किया, माननीय मोदी जी ने उसको मिशन के तौर पे लिया। और हर घर को छत, हर परिवार को छत मिले, हर परिवार को, मैंने कहा, जल से नल, नल से जल और बिजली हर गांव में। कोई भी गांव अब भारत का ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं है। तो जो 3 बड़े मिशन थे वो कंप्लीट किए। फिर आर्थिक स्वावलंबन के आधार पर सीधा पीओएस मशीन से राशन मिलने का काम हुआ, भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, सीधा खाते में पैसा जमा हुआ। उसके इंटरनेट बैंकिंग के जरिए, उसके जरिए आपने देखा मोदी जी एक बटन दबाते हैं और कितने लाखों करोड़ों किसानों की सब्सिडी खाते में पहुंच जाती है। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की मुहिम बीजेपी ने चलाई थी और वो उसको नीचे तक लाए। अब उससे जितने इफेक्टेड लोग थे, जिन लोगों को लगा कि ये तो हमेशा के लिए पक्के जम जाएंगे, जनता में उनके दिमाग में घर कर गए हैं। पहले दलितों के नाम पर इन्होंने नैरेटिव बनाया, फिर उसके बाद में मुसलमानों के नाम पे नैरेटिव बनाया, अल्पसंख्यकों के वोट एक पुष्ट पाने के लिए तुष्टीकरण का रुख इख्तियार किया। उसको पूरा नेस्तो नाबूद माननीय मोदी जी के प्रयासों ने कर दिया। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि तीसरी बार फुल मेजोरिटी की सरकार भाजपा की बनने जा रही है। तो ये निश्चित तौर पर इनके लिए बौखलाहट का कारण है। तो ऐसी बातें ढूंढ कर लाते हैं कि आप बताइए इनका क्या है, उनका क्या है। अगर आपको लगता है देश में न्याय काम करता है, अगर देश में न्याय व्यवस्था है, देश में थाने काम कर रहे हैं, देश में अगर आयोग काम कर रहे हैं, निर्वाचन आयोग काम कर रहा है, तो आपको एप्लीकेशन लगाइए, थाने में एफआईआर कराइए, अजीत पवार के खिलाफ जाइए। किसने रोका आपको? लेकिन उस समय तो मुंह ताकते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं कहना चाहते। क्योंकि लगातार इस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन की तरह काम करती है। लगातार विपक्ष जो है यह आरोप बीजेपी पर लगातार आ रहा है कि जो भी नेता भ्रष्टाचारी होता है वो बीजेपी के आने के बाद पाक साफ हो जाता है। चाहे अजीत पवार हो, चाहे कांग्रेस के बड़े नेता हो, जिन पर आदर्श सोसाइटी घोटाले का मामला था, इन तमाम नेता जब बीजेपी में आते हैं तो इन पर से केसेस हटना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके की बात लगातार विपक्ष करता आ रहा है। इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? इसी के साथ साथ एक और बड़ी बात आपने जो कही, जो हर घर जल की बात आप लगातार कहते हुए आ रहे हैं। जब हम इलेक्शन को लेकर के लगातार कवर कर रहे हैं, इंडिया न्यूज पर हम लगातार सारी जानकारियां दे रहे थे, तो तमाम जगहों से इलेक्शन के बायकॉट की बात सामने आ रही थी। और गांव वालों का यह कहना था कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं है, ना पीने की पानी की व्यवस्था है, ना नहाने की पानी की व्यवस्था है। इन तमाम चीजों पर बीजेपी का क्या कुछ रुख है? मनीष जी, मनीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम मनीष जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस के पास चलते हैं। सीएल जी, और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।